हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अहमद काज़मी लेकर आया हूँ आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम बहुत सी बड़ी ख़बरों के पीछे क्या ख़बर है और उसकी क्या हकीकत है ये बताने के लिए हम कुछ ऐसे जानकार लोगों तक आपको पहुँचाते हैं, बल्कि आपके रूबरू कराते हैं जो उस ख़बर के पीछे की बहुत सी बातें जानते हैं। अभी कल ही देश के सेना प्रमुख बिपिन रावत जी ने कहा है कि पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, जिसे पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर कहता है, उस पर फ़ौजी कार्रवाई करने के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। उन्होंने साथ साथ ये कहा है कि इसका फ़ैसला सरकार को करना है। इस हालत में जबकि मोदी जी और आरएसएस और बीजेपी हमेशा ये कहते रहते हैं कि हम पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए तैयार हैं, लेकिन कुछ ऐसा होता नज़र नहीं आता। दूसरी तरफ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान बहुत ही भड़काऊ ज़बान का इस्तेमाल कर रहे हैं हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ और कश्मीर के बारे में बहुत कुछ कह रहे हैं। ऐसी हालत में मैं जानना चाहता हूँ जाने माने वकील और सोशल एक्टिविस्ट महमूद प्राचा साहब से, जो बहुत से देश भर के बड़े टेलीविज़न चैनलों पर भी नेशनल इश्यूज़ पर डिबेट्स में आते रहते हैं और उनकी बात सुनी जाती है, और बल्कि वो किसी बात की बहस और डिबेट का रुख मोड़ देते हैं अपनी अलग एक बात करके। महमूद प्राचा साहब, आपका वेलकम है मीडिया स्टार वर्ल्ड में। आप बताइए कि ऐसी सूरत में जबकि इमरान खान बहुत ही सख्त लहजे से हिंदुस्तान के बारे में बोल रहे हैं, उधर हमारी आर्मी पूरी तरह से कहती है तैयार हैं हम एक्शन के लिए, सरकार को फैसला लेना है, कहाँ रुकावट है, आपको क्या लगता है? देखिए, हमें बहुत ही गहराई से जनरल रावत की बात को समझने की कोशिश करनी चाहिए। भारत की सेना जो है वो बहुत ही मजबूत सेना है, विश्व पूरी दुनिया में ये सब जानते हैं बात, और भारत की सेना हमेशा रेडी भी रहती है। तो ख़ास तौर पे जनरल रावत को इस बात को क्यों दोहराना पड़ा कि सेना रेडी है और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में के कॉन्टेक्स्ट में रेडी है, तो इसका एक बहुत बड़ा मैसेज है जो सेना देना चाहती है कि अगर सेना रेडी है और रेडी होती ही है, ख़ास तौर पे रेडी है पीओके के लिए, तो कौन रेडी नहीं है, ये सवाल है। और उन्होंने ये सवाल सरकार की तरफ एक बार रखा है कि सरकार, इसका मतलब अगर निष्कर्ष निकाला जाए कि सेना तो रेडी है मगर सरकार जो है हमारी नरेंद्र मोदी जी की, वो रेडी नहीं है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में एक फैसला करने। तो ये इसको इस नज़र से देखना चाहिए। तो अब 1994 में नरसिम्हा राव की जब सरकार थी, उस ज़माने में पार्लियामेंट में एक रेजोल्यूशन पास किया गया था, दोनों अपर हाउस लोअर हाउस, लोकसभा और राज्यसभा में, जिसमें पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को वापस भारत के लिए वापस लेने के लिए बात कही गई थी। उसके बाद अब सेना प्रमुख भी ये बात कह रहे हैं। तो आखिर क्या ये बीजेपी और आरएसएस जो कुछ कहती है ये एक दिखावा है? क्या कहीं जिसे कहते हैं कि कोई फिक्स मैच चल रहा है कि दोनों बहुत टेंशन की बात करते हैं लेकिन असल बात काम की नहीं हो पाती, वो क्या लगता है आपको? कि भारतीय जनता पार्टी क्योंकि एक आरएसएस का अभिन्न अंग है, तो और आरएसएस का जो बुनियादी काम है वो डॉक्टर साहब बाबा भीमराव अम्बेडकर के संविधान को किसी भी प्रकार से ख़त्म करके मनुस्मृति दोबारा लागू कराने का है, इसमें किसी को कोई शक होना नहीं चाहिए। लेकिन पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में भारत की ये नीति शुरू से रही है कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर और अक्साई चिन भारत का ही अभिन्न अंग है और उसे हमें वापस लेना है हर हाल में। लेकिन जब सेना प्रमुख ने ये बात कही है तो इसको एक और कॉन्टेक्स्ट में भी देखा जाना चाहिए कि जितना हमारी सेना का प्रयोग हमारे अपने नागरिकों के ऊपर, अगर एक तरह से देखा जाए तो ये सेना का उपयोग नहीं है, क्योंकि सेना जो है वो दुश्मन से टक्कर लेने में और दुश्मन को नेस्तो नाबूद करने में और पस्त करने में के लिए ट्रेन होती है, तैयार होती है। अपने ही नागरिकों के ऊपर सेना को भी बहुत कष्टदायी लगता होगा कि अपने ही देश के नागरिकों के ऊपर उनका प्रयोग किया जा रहा है। तो सेना भी इस बात से शायद ये इशारा करना चाहती है कि इतने हमारे एफर्ट्स जो आप अपने ही देश के नागरिकों को पे लगवा रहे हो, उतने एफर्ट से तो हम पाकिस्तान ऑक्युपाइड या उससे भी कम एफर्ट्स के से तो हम पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर ही वापस ले लेंगे देश में। तो हमारी जो एक्सपर्टीज़ है, हमारी जो सामर्थ्य है सेना का, उसका सही जगह इस्तेमाल किया जाए पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के ऊपर। मगर मैं यहाँ एक टेक्निकल बात भी बताना चाहूँगा कि आरएसएस हमारे देश को क्या जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के ऊपर एक ऑफिशियल जो क्लेम है, जो कानूनी क्लेम है,
वो है धारा 370 से, जिसको इन्होंने ख़त्म कर दिया। वो मैं थोड़ा बैकग्राउंड बताना चाहूँगा कि जो कश्मीर और भारत में दोनों जगह कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज बनी थी, जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन है जो महाराजा हरि सिंह ने साइन किया था, उसमें भी ये बात है कि कश्मीर की जनता भी एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी और कश्मीर की जनता भी इसको जो मर्जर हुआ है उसको उसमें अपनी मोहर लगाएगी। वो मोहर जो लगी थी वो वहाँ की भी एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी कश्मीर की। उन्होंने रेजोल्यूशन पास किया था कि हम इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को एक्सेप्ट करते हैं और कश्मीर की जनता ने भारत के साथ विलय अपना उस पर मोहर लगाई थी। वो कश्मीर का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कश्मीर, उसके माध्यम से भारत में कानूनी विलय हुआ था। उस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कश्मीर को, जम्मू एंड कश्मीर को, हमारी जो सरकार ने धारा 370 और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कश्मीर को दोनों को समाप्त करने का जो कार्य किया, उससे हमारा जो कानूनी जो हक है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर पे और अक्साई चिन पे, उसको ख़त्म करने का काम किया है। वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और हमारे देश के खिलाफ कार्य है वो। तो अब जो है हम इंटरनेशनल जो इंटरनेशनल कोर्ट होगा या यूएन होगा, उसमें हमारा कानूनी पक्ष जो है वो बहुत कमज़ोर किया है सरकार ने। तो अगर जो सरकार को अकल आनी चाहिए और धारा 370 जो है उसको रिवोक करना चाहिए। बल्कि धारा 370 में जो प्रावधान है वो धारा 371 में भी है, पूरी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में भी है, उसको भी और मजबूत किया जाना चाहिए। बल्कि मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि देश के हर एक स्टेट में धारा 370 जैसी जो प्रोविजंस हैं वो लागू कराने चाहिए। देश के हर एक स्टेट को मजबूत करना चाहिए, फेडरल स्ट्रक्चर को मजबूत करना चाहिए, ऑटोनॉमी हर एक प्रदेश को मिलनी चाहिए और उसके साथ ही भारत की एकता और अखंडता मजबूत होगी। मगर इनका जो असली मकसद है वो अभी संविधान की 370 धारा के ऊपर इन्होंने ख़त्म किया, उसके बाद ये 371 पे का यही काम करेंगे और अल्टीमेटली 2020 में जो रिजर्वेशन है उसका भी एक डेडलाइन आ रही है 26 जनवरी 2020 की। इनका अल्टीमेट निशाना ये है कि ये जो रिजर्वेशन है जो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के से मिली हुई है, उस रिजर्वेशन को पार्लियामेंट में और असेंबली में ख़त्म करें, SC/STs की रिजर्वेशन। अच्छा, ये धारा 370 के ख़त्म करने को आप तकरीबन ऐसा कह रहे हैं कि जो देश के और कश्मीर के बीच में जो एक तरह से पुल था, जोड़े हुए था, वो ख़त्म हुआ है। ऐसे वक्त में अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जाने वाले हैं 27 तारीख को। इमरान खान भी और नरेंद्र मोदी भी पूरे दुनिया के लीडर्स के बात सामने रखेंगे। क्या आपको ऐसा लगता है कि हमारा भारत का पक्ष 370 हटाने के बाद कमज़ोर हुआ है? मोदी जी को कुछ मुश्किल आ सकती है यूनाइटेड नेशन में अपनी बात मनवाने में? क्या है कानूनी इसका पहलू? देखिए, इसका नुकसान भारत देश को हुआ है। मोदी जी को तो जो उनका मकसद है पॉलिटिकल फ़ायदा उठाना, शायद वो उठा ही चुके हैं उसका, लेकिन भारत के कानूनी पक्ष को इससे नुकसान हुआ है, भारत देश को। तो ये समझने का विषय है। दूसरा समझने का विषय ये भी है कि जो इस प्रकार के जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं वो देश के फेडरल स्ट्रक्चर को कमज़ोर करने के लिए हो रही हैं। तो इस बात को भी जो देश के नागरिक हैं उनको ध्यान में रखना चाहिए कि जो ये कौन सा ऐसा फार्मूला है कि अगर एक यूनियन टेरिटरी बना दिया जाए किसी को तो वहाँ करप्शन ख़त्म हो जाएगी या वहाँ की जनता खुशहाल हो जाएगी। तो इसका मतलब तो सबसे अच्छा फार्मूला यही है कि जितने भी देश के कमज़ोर प्रदेश हैं, उत्तर प्रदेश भी एक कमज़ोर प्रदेश है जिसकी फाइनेंशियल और दूसरी स्थितियाँ जो हैं कमज़ोर हैं, बिहार भी है, दूसरे राज्य भी हैं जो डेवलपमेंट उतनी नहीं कर पाए हैं, तो उन सबको भी यूनियन टेरिटरी बना देते हैं। तो ये जो ये बिल्कुल ही ऐसी बात करते हैं जो कि तथ्यात्मक रूप से बहुत ही मजाकिया होती है और उसमें कोई भी तथ्य नहीं होता। इस प्रकार के कार्य सिर्फ पॉलिटिकल मकसद से करना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। अच्छा, सेना प्रमुख जनरल रावत ने एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट कही है जो शायद मीडिया में दब गई है। उन्होंने कहा कि कश्मीरी लोगों को मौका देना चाहिए आर्मी को कि हम पूरी तरह से वहाँ पे शांति बहाल कर सकें। तो जो बात आप कह रहे थे कि वो शायद आर्मी को भी अच्छा ना लग रहा हो कि विदेशी दुश्मनों के ख़िलाफ़ नहीं बल्कि देश के ही लोगों के ख़िलाफ़ उनका इस्तेमाल किया जा रहा है, ये क्या जनता को जो वहाँ पर पाबंदियों के बीच में रखा गया है वो क्या सरकार का गलत फैसला है? क्या है, आप उसमें क्या कहना चाहते हैं? देखिए, इस देश में जो भारतीय मुस्लिम हैं जिसमें कश्मीरी मुस्लिम भी शामिल हैं, वो देश की रीढ़ की हड्डी हैं जिन्हें मैं मानता हूँ।
और इसी की एक वजह है कि जो इस्लामिक स्टेट कंट्रीज़ हैं, जितनी भी इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, उसमें हालांकि ये एक बहुत ही गलत कदम था भारत की सरकार का, लेकिन भारत के जो मुस्लिम कम्युनिटी है, क्योंकि वो मजबूती के साथ हमारे देश के साथ खड़ी है और देश की हर फैसले में, चाहे वो सरकार ने अपनी गलती एक कर दी है उसमें भी साथ खड़े हैं, मगर सरकार को सही करने के लिए अगर कोई हमारी सरकार गलत करती है तो ये हमारा आंतरिक मसला है, तो देश का मुसलमान उसको आंतरिक तौर पे तो सॉल्व करने के लिए पूरी ताकत लगाएगा और कश्मीर में जो वहाँ की जनता जो है पीड़ित है उसको मदद करेगा। परंतु बाहर किसी भी विषय को हम ये नहीं चाहेंगे कि यूएन में भी, इसीलिए हम इस्लामिक देशों से भी ये उनकी तायीद करते हैं कि वो हमारे इंटरनल मैटर में इंटरफेरेंस नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारे देश के जो आरएसएस के तत्व हैं वो इस बात के लिए मजबूर कर रहे हैं कि पूरी दुनिया हमारे देश के इस कदम को नकारे। एक के बाद एक ऐसी हरकतें की जा रही हैं। तो आर्मी जनरल साहब बहुत ही समझदारी की बात कर रहे हैं कि आर्मी तो वो भी तो हमारे देश के भाई हैं, वो इस वक्त घरों में बंद बैठे हैं, तो आर्मी के जो जवान हैं उनको भी कितनी दुख महसूस होता होगा इस बात का, क्योंकि वो भी नागरिक हैं, वो भी इस गरीब देश की जनता का हिस्सा हैं, तो उनको भी बहुत दुख हो रहा होगा और वो इस बात के लिए बेकरार हैं कि हम अपनी ताकत का इस्तेमाल करके जो बुनियादी प्रॉब्लम है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर ही भारत में मिला लेते हैं, तब इस बात का सवाल ही समाप्त हो जाएगा। तब हम शायद अपनी बात अच्छी तरीके से समझा पाएँ और कश्मीर के लोगों के लिए जो ऑटोनॉमी है, धारा 370 है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर भी मिला के दोबारा हम उसको भी रिवाइव कर सकें, धारा 370। आपने बहुत ही बारीकी से चीज़ें बताई। जनाब महमूद पराचा साहब, अपने व्यूवर्स को मैं बताना चाहता हूं कि ये जो हमारे दिमागों में जो परसेप्शंस बनाए जाते हैं वो परसेप्शन होते हैं, हकीकत कुछ और होती है। जैसा कि महमूद पराचा साहब ने बताया कि आर्मी और सरकार एक ही इशू पर अलग अलग नज़र आ रहे हैं। पीओके के मामले में आर्मी चाहती है कि आगे कदम बढ़ाए और वो अपने कब्ज़े में वापस ले, सरकार उसकी इजाज़त नहीं देती। सरकार अपने ही शहरियों पर, अपने ही नागरिकों पर सेना को भेजती है और उन पर शायद काफ़ी सख्तियाँ गुजर रही हैं। उनको भारत के लिए इस्तेमाल करने के लिए वहाँ की जनता को भी एक नए तरीके से सरकार को सोचना पड़ेगा और अंतर्राष्ट्रीय सतह पर पूरी तरह से देश एक साथ खड़ा हुआ है। यूनाइटेड नेशन हो या कहीं भी कोई इंटरनेशनल फोरम हो, वहाँ पूरी तरह से जो हमारे आंतरिक मामले हैं हम उन्हें आंतरिक मामला ही समझें, लेकिन हमें देश के अंदर और देश के बाहर के जो दुश्मन हैं उनसे होशियार रहना है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद।